नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी 3 वर्ष का भाग 8 गार्गी की आवाज में। मिस्टर अजीत, आप इधर बहुत दिनों से दिखलाई नहीं दिए। आज बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हो गए, प्रभा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा। अजीत ने रमेश की ओर देखा। इसके बाद वह मुस्कुराया। प्रभा जी, क्या बतलाऊं, लगातार कुछ ऐसे काम आते गए कि मुझे जरा भी फुर्सत नहीं मिली। यह मेरा दुर्भाग्य ही है, लेकिन रमेश तो बराबर आया करते हैं। रमेश के बगल की कुर्सी पर बैठते हुए प्रभा ने कहा, हाँ, रमेश बाबू तो प्राय दर्शन दे देते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप आए ही नहीं। इसी समय एक दूसरी युवती ने कमरे में प्रवेश किया। वह दुबली सी और लंबी सी स्त्री थी। रंग गोरा, मुख लंबा, होठ पतले पतले और लाल, नाक लंबी और उठी हुई, आंखें बड़ी बड़ी और मत्था नीचा। प्रभा ने उठते हुए कहा, मैं आप लोगों से अपनी सखी मिस लीला विशाल का परिचय कराऊं। मिस लीला विशाल क्रॉस वेस्ट में मेरे साथ पढ़ती थी और आजकल लखनऊ में पढ़ रही हैं। एक बात और भी बता दूं, लीला ने संसार में निराश प्रेमियों की संख्या बढ़ाने में काफी काम किया है और इसके लिए मैं इन्हें मेडल देने वाली हूँ। अजीत और रमेश दोनों ने हाथ जोड़कर मिस विशाल का अभिवादन किया। अभिवादन का उत्तर देते हुए मिस विशाल ने कहा, देखिए, प्रभा जी ने मेरी जो कुछ प्रशंसा की है वह सब झूठी है। इतना कहकर वह कुर्सी पर बैठ गई। अजीत की ओर संकेत करते हुए प्रभा ने कहा, और ये कुंवर अजीत कुमार सिंह हैं, राजा के छोटे भाई हैं, दुनिया देखे हुए और घाट घाट का पानी पिए हुए। और ये रमेश चंद की ओर संकेत करते हुए मिस्टर रमेश चंद श्रीवास्तव हैं, यही इस वर्ष इंटर में फर्स्ट आए थे। अजीत ने सिर झुकाते हुए कहा, मिस विशाल, प्रभा जी ने जो बात मेरे लिए कही है वह सत्य है। लीला ने अजीत की ओर एक मर्मभेदी तीव्र दृष्टि डाली। कुंवर साहब, आप जैसे लोग जीवन में कम मिला करते हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अजीत हंस पड़ा। यही बात मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ। ऐसी सुंदरियां यदि संसार में कई हो जाएं, तो पुरुष जीवन में वास्तव में एक भयानक उथल पुथल मच जाए। मैं अपने को बधाई देता हूँ और साथ ही प्रभा जी को आपसे परिचय कराने के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। प्रभा ने रमेश की ओर देखा और रमेश ने प्रभा की ओर। अजीत ने फिर कहा, मिस विशाल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ कब तक ठहरेंगी? 3-4 दिन तो अवश्य ही ठहरूंगी। बहुत दिनों बाद प्रभा से मिली हूँ। क्यों प्रभा, ठीक है ना? मुझे कब तक रोकोगी? बड़े दिन की छुट्टियां तो तुम्हें मेरे साथ ही बितानी पड़ेंगी। मिस्टर अजीत, आप छुट्टियों में घर तो नहीं जा रहे हैं? जाने का इरादा तो है, क्योंकि भाई साहब का खत आया है। शिकार का पूरा इंतजाम किया जा चुका है, लेकिन अभी ठीक नहीं कह सकता। और मिस्टर रमेश, आप? मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरा घर भी तो नहीं है, भला जाऊंगा ही कहाँ? क्यों, मेरे साथ तुम चलने का वादा कर चुके हो ना? मुस्कुराते हुए अजीत ने कहा, तो वादा टूट भी सकता है। प्रभा ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, शायद आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं यह मानने को तैयार हूँ। अजीत हंस पड़ा। इस बार लीला ने अजीत की ओर देखा। और साहब, क्या आपका घर जाना बहुत जरूरी है? किसी तरह से आप अपना जाना स्थगित कर सकते हैं या नहीं? जाना और ना जाना तो मेरे हाथ की बात है। शिकार का मुझे लोभ नहीं और घर में मुझे कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि अभी अविवाहित हूँ। लेकिन मुसीबत तो यह है कि जहाँ रमेश का कोई रोकने वाला है, वहां मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। मेरा आप पे कोई अधिकार तो नहीं है, पर मैं आपसे रुकने की प्रार्थना कर सकती हूँ। जरा सा मुस्कुराते हुए लीला ने कहा। अजीत ने बहुत गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, मिस विशाल, यदि मैं आपको लीला कहूँ तो आपको कोई आपत्ति तो ना होगी? और कुंवर साहब, यदि मैं आपको अजीत कहूँ तो आपको तो कोई आपत्ति ना होगी? अजीत खड़ा हो गया। तो फिर मैं भी घर नहीं जाता। लीला ने कहा, आप लोग ब्रिज खेलिएगा? लीला, ब्रिज खेल तो सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अजीत ने कहा, वह शर्त? वह शर्त यह होगी कि पार्टनर्स का चुनाव ताशों पर न छोड़कर हम लोग स्वयं कर लें। प्रभा मुस्कुराई। इस शर्त पर लीला को भी कोई आपत्ति ना होगी और न मुझे ही कोई आपत्ति होगी। रमेश बाबू से पूछिए। रमेश भी मुस्कुराए। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, केवल इतना चाहता हूँ कि पार्टनर चुनने का अधिकार मुझे भी दिया जाए। अरे, यह झगड़ा बेकार, अजीत ने ताश उठाते हुए कहा। चाहे तुम चुनो चाहे मैं चुनूं, जरा भी अंतर न पड़ेगा। रमेश और प्रभा, अजीत और लीला। ब्रिज शुरू हो गया।
अजीत और लीला बराबर हारते गए। अंत में लीला ने पत्ते फेंकते हुए कहा, मिस्टर अजीत, आपको ताश खेलना तक नहीं आता। क्या बतलाऊं लीला जी, आपके साथ बैठकर तो मैं सब कुछ भूल गया। अजीत ने उठते हुए कहा, अब क्या हो लीला जी, चलिए बाजार ही घूम आए। प्रभा ने कहा, मिस्टर अजीत कहाँ जाइएगा, बैठिए बातें ही हो, अभी तो दोपहर ही है। आपको यह नहीं मालूम कि लीला गाती बहुत सुंदर है? ऐसी बात है लीला जी, आपसे गाने की प्रार्थना कर सकता हूँ? बनाते हुए लीला ने कहा, मिस्टर अजीत, आप भी बड़े भोले आदमी हैं। जिसने जो कुछ आपसे कह दिया उस पर आपने विश्वास कर लिया। यही तो मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है लीला जी। मैं आप विश्वास करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ मुझे गाना नहीं आता, तो फिर आपकी बात पर ही विश्वास किए लेता हूँ। प्रभा ने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। तो अब फिर चाय मंगवाऊं? अरे हाँ, एक बात तो भूल ही गई थी। मेरी सालगिरह के उपलक्ष्य में दूसरे इतवार को डिनर है। आप लोगों को कार्ड्स तो मिल ही गए होंगे। कुछ रुक कर, शायद अभी ना मिले हो, शायद आज ही भिजवाए गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से स्वयं प्रार्थना करती हूँ कि उस दिन अवश्य आइएगा। प्रभा ने नौकर को बुलाकर चाय लाने का हुक्म दिया। अजीत ने कहा, रमेश, आज चुप क्यों हो? यहाँ बोलने वाले काफी हैं, फिर मेरी क्या जरूरत? मुस्कुराते हुए रमेश ने उत्तर दिया। और बोलना एक अवगुण भी माना जाता है मिस्टर रमेश, लीला ने कहा। प्रभा ने लीला का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं रमेश बाबू अधिक बातें नहीं करते, और तब जब अजीत उनके साथ रहते हैं। अजीत की उपस्थिति में बेचारे रमेश की बात भी तो कोई नहीं सुनता। ने अजीत की ओर घूमते हुए कहा, मिस्टर अजीत, आप कभी लखनऊ गए हैं? केवल एक बार, और वह भी कुछ घंटों के लिए। यद्यपि यहाँ से चला था लखनऊ में 1 हफ्ता बिताने के लिए। तो फिर आप जल्दी क्यों लौट आए? कारण जानना चाहती हैं तो बतला सकता हूँ, लेकिन बुरा मान जाएंगी। नहीं, यदि बुरा मानने की बात होगी तो बुरा अवश्य मानूंगी, इसलिए अब कारण मत बतलाइए। प्रभा ने कहा, मिस्टर अजीत, अब तो कारण बतलाना ही पड़ेगा। लीला जी अगर बुरा मान गई तो उनको मनाने का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेती हूँ। अजीत ने आरंभ किया, मुहर्रम के दिनों में मैं लखनऊ गया। वहाँ की ताजियादारी की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। मेरे एक संबंधी की वहाँ कोठी है। वे अवध के ताल्लुकादार हैं। उनकी कोठी में ही ठहरना था। स्टेशन पर कार मुझे लेने आई। राजा साहब के एक खास मुसाहिब आए थे। उन्होंने मुझे झुककर सलाम किया। इसके बाद मैं कार पर बैठकर चला। उन मुसाहिब का हुलिया विचित्र था। गरारेदार पैजामा, चिकन की छकलिया, अचकन, सिर पर पट्टी और पट्टों पर आलपिन से चिपकी हुई दुपल्ली टोपी, आंखों में सुरमा, दाढ़ी मूछ साफ, मोटे से, गोरे से और खूबसूरत से कद्दावर आदमी थे। उनके नौकर उन्हें मीर साहब कहते थे। हम लोग जा रहे थे कि एक जगह एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आई। मीर साहब ने कार रुकवाते हुए ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, जरा देखना तो क्या हो रहा है। ड्राइवर ने इत्तला दी कि कुछ कहासुनी हो रही है। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। मीर साहब अपने को रोक न सके। उतरकर वह भीड़ की तरफ बढ़े और वैसे ही बेतहाशा भागते हुए आए। कार पर बैठते हुए उन्होंने कहा, हुजूर, बलवा हो गया है, बलवा। अरे मियाँ ड्राइवर, जरा मोटर हाको और देखो सही सलामत घर पहुंचा देना। ए मेरे औलिया पीर, करम कर, रहम कर, जान बख्श। शरबत चढ़ाऊंगा, रेवड़ी चढ़ाऊंगा। मैं बड़े चक्कर में था। हाँ, थोड़ी सी मारपीट अवश्य हो रही थी। मैंने मीर साहब का हाथ पकड़कर उन्हें समझाया बुझाया। कोठी पर पहुंचे। वहां एक राजा साहब और ठहरे हुए थे। बरामदे में वो चहलकदमी कर रहे थे और बीच बीच में वे अपने खिदमतकार से, जो उनको पंखा झल रहा था, कहते जाते थे, जरा तेजी के साथ पंखा झलो। उफ, मुई गर्मी भी बला की है। मीर साहब ने मुझसे कहा, ये राजा साहब हैं, बड़े नफासत पसंद आदमी हैं। मुझे कुछ न सूझा तो मैंने सीधे राजा साहब के सामने पहुंचकर जंगी सलाम किया। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर खिदमतकार से बोले, जरा उससे पूछो तो ये कौन है। मेरे मुंह से उसी समय निकल पड़ा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको मर्द समझा था। मेरे इतना कहते ही राजा साहब सीधे अपने कमरे में घुस गए। मैं अपने कमरे में गया। मुझे प्यास लगी थी। मैंने व्हाइट हॉर्स का एक अद्धा खाली किया। इसके बाद मैं नहाने चला गया। नहाकर उठा ही था कि मुझे गाना सुनाई दिया। उस समय पैर हवा में पड़ रहे थे। तबीयत उमंग पर थी और दिमाग आसमान में। जिस तरफ से गाने की आवाज़ आ रही थी उस तरफ मैं बढ़ा। राजा साहब का नौकर दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे रोका, लेकिन भला मैं कब रुकने वाला।
सीधे राजा साहब के कमरे में घुस गया। वहां क्या देखता हूँ कि राजा साहब 6 जनानों से घिरे हुए ताली बजाकर गा रहे हैं और नाच रहे हैं। अब मैं भी अपने आप को ना रोक सका, मैंने भी नाचना शुरू कर दिया। उधर मेरा नौकर मेरे पीछे पीछे दौड़ा। उसने मुझे नाचते हुए देखा और सीधे मेरे पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ा। लाख विरोध करने पर भी वह मुझे मेरे कमरे में घसीट ले गया। उसी समय उसने कार मंगवाई। मैं सामान के उसने मुझे मोटर पर लाद दिया और सीधे स्टेशन पर पहुंचकर बिना मेरी इच्छा के उसने मुझे इलाहाबाद जाने वाली गाड़ी में ठूस दिया। प्रभा कह उठी, नौकर की यह मजाल। अजीत हंस पड़ा। खैरियत यह है कि उसने मुझे कान पकड़कर चपत नहीं लगाई। उसने मुझे लड़कपन से पाला पोसा है और खिलाया है। लीला ने भ्रुकुटी चढ़ाते हुए कहा, मिस्टर अजीत, क्या आप यह सच कह रहे हैं? मुझे आपसे झूठ बोलने की अभी तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। इस वाक्य में छिपे हुए मजाक को समझने के लिए प्रभा ने लीला को चुटकी काटी। प्रभा की चुटकी का जवाब पक्कोटे से देते हुए लीला ने कहा, कुंवर साहब, इस बार यदि आप लखनऊ जाएं तो मेरे यहाँ ठहरने का कष्ट अवश्य करें। लखनऊ इतना बुरा नहीं है जितना आपने उसे समझ रखा है। मैं तो लखनऊ को बुरा नहीं समझता, ना मुझे लखनऊ चलने में कोई आपत्ति ही है, पर अपने नौकर को लखनऊ चलने के लिए राज़ी करने में मुझे काफ़ी मुसीबत पड़ेगी। फिर भी जब लखनऊ आऊँगा तब आपके यहाँ ही ठहरूंगा। इतने में सर कृष्ण ने कमरे में प्रवेश किया। सब लोग उठकर खड़े हो गए। सर कृष्ण ने अजीत और रमेश से हाथ मिलाते हुए कहा, हम लोग सिनेमा चलते हैं, आप लोग भी चलेंगे ना? मैं भी यही प्रस्ताव करने वाला था, अजीत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमारा भाग 8 खत्म होता है। भाग 9 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।